नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है। एनडीए में शामिल सभी दलों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है और इसके साथ यह तय हो चुका है कि देश के प्रधानमंत्री की बागडोर तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही संभालेंगे। इसके साथ ही पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे हैं। इसके बाद एनडीए गठबंधन के नेताओं ने दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में हुए आज के इस कार्यक्रम में बीजेपी ने अपने संख्या बल का प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन का जिक्र किया तो साथ ही ईवीएम पर भी सवाल उठाने वाले विपक्ष पर कटाक्ष किया है। सबसे पहले इस मामले में आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की। और दूसरी तरफ एनडीए के नेता भी इस मौके पर पीएम मोदी के साथ खड़े हुए नजर आए, जिनकी तरफ से आज एक साफ संदेश दे दिया गया कि वो साथ साथ हैं। पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। First of all, we are congratulating all of you. You have won wonderful majority. यानी कि अब यह तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे और 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण करेंगे। ऐसे में इस नई सरकार के गठन से पहले कुछ सवाल अहम उठते हैं और आज उन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। पहला सवाल यही होगा कि एनडीए सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, नई सरकार में एनडीए के साथियों का रोल क्या होगा, एनडीए के घटक दल क्या मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर क्या रहेगा विपक्ष का रुख, मंत्रालयों की मांग पर घटक दलों में तालमेल कितनी बड़ी चुनौती बनती है। वक्त हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सारिका सिंह हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के प्रवक्ता धीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही गुलाब चंद दुबे शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हमें ज्वाइन इन करेंगे। अब से थोड़ी देर में महेश चौहान जी प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद गुट के, इस वक्त वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत सारिका सिंह आप ही के साथ करते हुए और इंतजार करूंगी राजीव जेटली के जुड़ने का। लेकिन सारिका सिंह ये समझाइए जरा मुझे कि अभी भी ऐसा क्यों लगता है विपक्ष को कि उनके पास कोई मौका है गाहे बगाहे अलग अलग तरीके की बयानबाजी करना, क्योंकि एनडीए तो अपनी तस्वीर साफ कर चुका है ना और ये बता चुका है कि कैसे वो 3.0 वर्जन में अब आगे बढ़ने वाला है। सब साथ हैं। आपने सुना नीतीश कुमार को भी, आपने सुना इसके साथ चंद्रबाबू नायडू को भी, सबकी बातें आप सुन रहे हैं। फिर कहां से स्कोप आपको नजर आता है कि कुछ गड़बड़ होने की संभावना है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्ते कहती हूँ। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जिस उद्देश्य को लेकर के इंडिया गठबंधन इस चुनाव में गया था
सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि पिछले 10 सालों में जो इस देश के अंदर हेट्रेड और जो इस देश के अंदर विघटनकारी ताकतें बहुत तेजी से सिर उठा रही थी, उनको रोकना इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। और आप अगर देखेंगे तो 240 पर हमने इनको रोक दिया है। तो एक तरीके से सबसे बड़ी तो ये हमारी जीत है कि हमने इनको सत्ता में आने से रोक दिया, जो कि लगातार किसी को घुसपैठ या किसी का मंगलसूत्र को लेकर के, मुर्गे को लेकर के और जमीन को लेकर के बुलडोजर चला देंगे। और राम मंदिर जैसे मुद्दे को, जो इस देश के हर एक व्यक्ति का एक विशेष अधिकार है कि वो राम को मानते हैं, राम को पूजते हैं, उसका भी राजनीतिक उपयोग करने का इन्होंने, बीजेपी ने उपयोग किया। खासकर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उपयोग किया भाषणों से, और मोदी की गारंटी नाम से ये पूरा कैंपेन इन्होंने किया। तो मैं सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे मतदाता हैं, इस देश के मतदाता, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कोशिश पर उन्होंने पूर्ण विराम लगाया और इसको रोका। रही बात, आज एनडीए की सरकार बन रही है, बहुत अच्छी बात है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। जनता ने इनको मत दिया है, इनके पास आंकड़ा है। लोकतंत्र के अंदर नंबर गेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके पास में नंबर्स है। तो हमारी शुभकामनाएं इनके पास है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात मानी। एक छोटा छोटा ओपनिंग स्टेटमेंट लेके मैम डिबेट को मैं ओपन करूंगी, लेकिन क्योंकि आपने ये बात मानी कि नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है और उस नंबर गेम में आप जहां पर हैं, बीजेपी उससे बहुत बेहतर स्थिति में है। ये नंबर भी बताते हैं और ये संख्या बल भी इनका क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। जहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10 साल बाद भी आप 100 के आंकड़े को छू नहीं पाए हैं, नॉट इवन 100, और अगर कुल मिलाकर पिछले 3 बार से जितना चुनाव जीते हैं, आप वहां पर किस नंबर पे खड़े हैं ये आपको देखना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। राजीव जेटली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार इस मुगालते में या बार बार एक चर्चा को हवा देने की कोशिश हमने रोक दिया और इसीलिए बीजेपी वो नंबर नहीं छू पाई जो उसने 2019 में टच किया, 2014 में टच किया, हमने छोड़ दिया। लेकिन आज एक तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है विपक्ष के उस नैरेटिव को, जहां संविधान को खतरा इनकी तरफ से बताया गया। प्रधानमंत्री उस संविधान को अपने माथे पर छुआते हैं। इसके साथ जो आपके मार्गदर्शक मंडल के लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनका क्या कहना है उसको समझते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद क्या आपको लगता है कि एनडीए के लिए कोई चुनौती आने वाले वक्त में नहीं है और सब कुछ स्मूथ चलेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो झूठ यहाँ पर उजागर होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले संविधान को नमन किया। संविधान को नमन करने का मतलब हम इस संविधान के साथ जुड़े हुए, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन झूठ और फरेब की राजनीति के बावजूद, जैसे देश के प्रधानमंत्री, राजीव जी की आवाज मुझे देंगे डायरेक्ट। 10 साल के बाद भी आप 100 का आंकड़ा कितना झूठ आप संविधान की लेकर के हाथ इस कॉन्फ्रेंस करते रहे, संविधान की किताब लेकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे स्पीचेस देते रहे, भाषण देते रहे और झूठ बोलते रहे। अब भी देखिए, जनता के ऊपर विश्वास नहीं, बड़ी कोशिश करिए आप किसी भी तरीके से हासिल कर लिया जाए। ताकि लड़ाई किस हद तक इस देश की राजीव जी आप जो कह रहे हैं वो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी वॉइस बीच में डाउन जा रही है, दब रहा है थोड़ा सा। मैं एक बार फिर से आपको कनेक्ट करती हूँ, फिर आप से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बात को आप दोहराइएगा। धीरज कुशवाहा इसी बीच में आपके पास आते हुए, जेडीयू के प्रवक्ता है धीरज कुशवाहा। धीरज जी, सब शंकाओं पर क्या विराम लग चुका है, पूर्ण विराम लग चुका है? और खास तौर से आज नीतीश कुमार को सुनने के बाद जब वो ये कहते हैं कि ये जो इधर उधर करके थोड़ा बहुत जीत भी गए हैं, आगे चल के इनको ये भी मौका नहीं मिलेगा, और कुछ इसी तरीके की बात चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कही गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए गर्व का मौका है कि मैं सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहा हूं, जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि अलग अलग जगह विदेश में भी भारत के कद को ऊंचा किया है। इसके साथ पूर्ण विराम लगता है या नहीं लगता है? पूर्णिमा जी, देखिए, बिल्कुल सही आप बोल रही हैं। देखिए, मामला क्या है ना कि
हम लोग तो शुरू से ही एनडीए के साथी रहे हैं और लंबे वर्षों से हम लोग का संबंध रहा है, मधुर संबंध रहा है। बीच में सियासत में कभी कभी गठबंधन बदलते रहते हैं, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट कह भी दिया, और उससे पहले हम लोग का जो संसदीय दल का बैठक भी था उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया और हम लोग एनडीए के साथ है और मजबूती से है। अब ये लोगों को बताना चाहिए, जो इंडी गठबंधन वाले, जो लोग विधवा विलाप किया करते थे कि ईवीएम हैक कर लिया जाता है या बैलेट पेपर की गिनती में गड़बड़ी होती है, या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के तमाम संस्थाओं पे अपने लोगों को बैठा रखा है, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई पर भी ये लोग सवाल खड़ा करते थे। आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि ये लोग अब क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं। देखिए, भारत की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, और जो लोग कहते हैं कि 303 से 240 पर आ गए हम लोग, और वो लोग कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी को माफी और इस्तीफा देना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस 60 सालों से शासन कर रही थी और उसके बाद में 99 सीटों पर आ गई, 3 लोग को तो पानी में डूब मरने वाली स्थिति है। तो समझ रही है, बिहार की जनता ने भी मान लिया है कि नीतीश कुमार ही पसंद है। और जितने लोग विपक्षी लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो खत्म होने वाला है, नीतीश कुमार जी की पार्टी खत्म होने वाली है, नीतीश कुमार जी की विचारधारा खत्म होने वाली है, तो माननीय नीतीश कुमार जी फिर से आ गए और हम लोग कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, अभी खेल बाकी है। ये लोग क्या कहेंगे? टाइगर जिंदा है, ये तो साफ सब जानते हैं कि टाइगर जिंदा है। और नीतीश आप जानती कुमार, हैं पूर्णिमा जी, है कहना कि माननीय नीतीश कुमार जी ने किसी भी गठबंधन में रहा, उनका सर्वप्रथम विकास मुद्दा रहा है और लोगों का भलाई कैसे किया जाए। उन्होंने अब कभी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं किया है, किसी भी गठबंधन में रहे अपने सिद्धांतों पर उन्होंने काम किया है। लेकिन कुछ लोग जिस दिन से परिणाम घोषित हुआ है, भ्रम फैलाने में लगे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इंडी गठबंधन से ऑफर आ रहे हैं, जो कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर विराम लगा दिया। और आप देखे होंगे बहुत संहितापूर्वक माननीय प्रधान जी को समर्थन दिए। धीरज जी, सही बताइएगा, ऑफर आया था या नहीं, या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया? सही बताइएगा। ऐसा नहीं पूर्णिमा जी, देखिए आप जानती हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के 13 से 14 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, और उन्होंने उनसे वादा किया है कि देखिए हम बिहार का भला करेंगे। और शुरू से हम लोग का मांग एक रहा है, आप ध्यान रखिएगा, वो मांग को भी जरूर पूरा की जाएगी। क्योंकि है क्या ना कि बिहार जो है पिछड़ा हुआ एक प्रदेश है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, मिलेगा, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से आपने उस बात को दोहरा दिया कि बिहार के लिए विशेष राज्य वाली मांग जो है वो बरकरार रहेगी, और होनी भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप जाहिर है कि पहले स्टेट को प्रायोरिटी पे रखेंगे और उसके बाद फिर इधर सेंटर की राजनीति होगी। वापस से राजीव जेटली, एक बार फिर से आपके पास आते हुए अपनी बात को पूरा कीजिएगा, फिर फराज किदवई साहब आपके पास आती हूँ। मैं पूर्णिमा, शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था डिबेट से, तो वो इस विषय पे हम बोल रहे थे, आपको एक बार रिमाइंड करवाना। जी बिल्कुल, विषय इसी बात को लेकर था कि जो विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव फिर से सामने रखने की कोशिश की जा रही है कि टूट जाएगी, मध्यावधि चुनाव की तरफ है, कांग्रेस ये कह रही है, तमाम ये विपक्ष कह रहा है। कुल मिलाकर कहने का उनका मतलब ये है कि ये जो एनडीए आपकी, जिसको आपने न्यू इंडिया डेवलप्ड एस्पिरेंट इंडिया नाम दिया है, ये बिखरता हुआ नजर आएगा, सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी का संविधान को माथे पे छुआना उस नैरेटिव को भी खंड खंड करता है, जो लगातार विपक्ष कहता रहा कि संविधान खत्म हो जाएगा अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है कि आप देखिए जिस तरीके से आज पार्लियामेंट के तरह आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को खत्म किया, और जिस झूठ और फरेब की राजनीति उन्होंने की, उस झूठ और फरेब की राजनीति के बाद ये 3 नहीं पहुंच पाए, बार कोशिश, सत्ता की लड़ाई थी। अगर सत्ता की लड़ाई ना होती तो मुझे लगता है कि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता। लेकिन क्योंकि इस देश के अंदर, इस देश के निवासी जानते हैं कि इस देश को मजबूती से कौन चला सकता है। एनडीए के सभी पार्टनर जानते हैं कि इस देश के अंदर बेहतर नेतृत्व कौन दे सकता है। और मुझे लगता है कि शायद जो लोग हमारे साथ नहीं है, हो सकता है कि वो इंडी अलायंस के अंदर हो, उसके अंदर भी जो ऐसे नेता होंगे या कोई घटक दल होंगे, उनको भी एहसास तो होगा कि बेहतर हुआ कि हमारी सरकार नहीं बनी, कुछ वक्त देश को दे देता, उसके बाद हम राजनीति कर लेंगे। ये मजबूरी कांग्रेस की नहीं हो सकती है, ये मजबूरी कांग्रेस की हो सकती है कि हमें सत्ता चाहिए।
लेकिन अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वो कहेगा कि देश के लिए मैं अपनी थोड़ी सी राजनीति समर्पित करता हूँ। मैं तो केवल इसी बात बोलना चाहता हूँ कि उस समाज को जिनको बार बार संविधान की किताब हाथ में लेकर के दिखाने की कोशिश की गई, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी पब्लिक भाषण दिए गए, हर बार संविधान की किताब को हाथ में लिया गया। अरे भाई, संविधान की किताब के अंदर अगर उनकी किसी ने सबसे ज्यादा बेइज्जती करी तो संविधान लिखने वाले जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की, तो वो किसने करी? वो भी कांग्रेस पार्टी ने ही करी। अगर किसी ने उनको सम्मान नहीं किया, किसी ने उनको उनके चुनावों के अंदर हरवाने में पूरी कोशिश की, तो आप सोचिए कितना प्रेम उनका दलित समाज के साथ हो सकता है, बाबा साहब के साथ हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये उनके लिए गेम है और हमारे लिए एक सेवा है, और सेवा देश के प्रधानमंत्री देश की करना चाहते हैं। और यही बात आपने देखा आज नायडू जी ने बोली, यही बात नीतीश जी ने बोली, और यही बात हमारे 14 के 14 जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई। तो ये विश्वास जो है इस देश की जनता को और इस देश की राजनीतिक पार्टियों को, देश के प्रधानमंत्री के प्रति है, उसका कोई तोड़ नहीं। और वो आपको ठीक है सर, इसी मोदी की गारंटी को आप आगे ले जाने की कोशिश करते हो, आने वाले 5 साल में नजर आएंगे। लेकिन फिर भी सवाल बरकरार है कि क्या कोई चुनौती है? उस सवाल के साथ मैं वापस आपके पास लौटूंगी। पहले फराज किदवई आपके पास आते हुए, क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम जिंदा है या नहीं, और अगर जिंदा है तो ये ईवीएम का सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। वो ये कह रही है कि जिंदा भी हूं तो मैं किसके लिए, क्योंकि अब तो कोई मेरे लिए बोल ही नहीं रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा है, सब शांत हो गए हैं एकदम। पूर्णिमा जी, 2 सवाल है। एक तो ये है कि अभी आपने बोला कि विपक्ष जो है वो एक नैरेटिव बना रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जाएगा, और वो नैरेटिव फेल हो गया। तो ये आपका स्टेटमेंट है या किसी और का स्टेटमेंट आप कोट कर रही थी? नहीं, मैं ये एक परसेप्शन की बात कर रही हूँ सर। अच्छा, तो ये परसेप्शन विपक्ष ने नहीं बनाया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन पूर्णिमा जी, हाँ मैं आपको बताता हूँ। दिया कुमारी जी ने बोला कि चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर विकसित भारत। विवेक देबरॉय जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी। अनंत हेगड़े जी ने कहा कि संविधान को चेंज कर देना चाहिए, और लल्लू सिंह जी को तो अयोध्या में सजा मिल गई कि उन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें इसलिए दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सके। तो ये विपक्ष ने नहीं बोला, ये इनके सांसदों ने, इनकी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने और प्रधानमंत्री जी के पूर्व आर्थिक सलाहकार ने बोला। तो प्लीज इसको ये ना कहा जाए कि ये विपक्ष का नैरेटिव था, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और उनके पदाधिकारियों द्वारा कही गई। अच्छा साहब, प्रधानमंत्री ने क्या बोला था उस दौरान? फराज किदवई जी, प्रधानमंत्री ने क्या बोला था इसको लेकर? प्रधानमंत्री जी ने तब बोला जब प्रधानमंत्री जी को एहसास हो गया कि जनता जो है वो जनता के अंदर गुस्सा बेतहाशा बढ़ चुका है, तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये सामने गुस्सा बढ़ गया है। ये आप अपनी बात कह रहे हैं या किसी को कोट कर रहे हैं? ये जनता का गुस्सा था। तो ये आप रिप्रेजेंटेटिव हैं 140 करोड़ भारतीयों के सर? हम रिप्रेजेंटेटिव है उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के, क्योंकि समाजवादी पार्टी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन 2024 इलेक्शन with the 30 and 32% vote share, which was in 2012 was 29.2%, and BJP is still at 40% plus, sir. And BJP is 40% plus yet, sir. Despite of losing the seats, BJP is at 40%. You were in 2012 at 29.2%, and in 2024 you are 30 to 32%. In 1952 there was no existence of Bharatiya Janata Party. In 1984 कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे ही तो सरकारें बदलती हैं किदवई साहब, ऐसे ही सरकारें बदलती हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है फराज किदवई, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है फराज किदवई, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकारें बदलती हैं, जनता लोगों को मौका देती है। जनता ने इस बार एनडीए की सरकार को चुना, लेकिन आपने कह दिया कि ये जनादेश मोदी के खिलाफ है। कुछ तो सोचकर आपने कहा होगा। दूसरी बात पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री जी अभी बोल रहे थे कि ईवीएम का जुलूस निकाल दिया जाता है। अरे साहब, जनता ने आपके अहंकार का जुलूस निकाल दिया है। और आज प्रधानमंत्री जी जब अडवाणी जी से मिलने गए थे, तो हमारे सूत्र बताते हैं कि अडवाणी जी ने उनसे कहा कि अब झूठ मत बोलना, वरना आपकी बार 240 नहीं खाली 40 पर रह जाओगे अगली बार। तीसरी बात पूर्णिमा जी, कि पिछले 10 साल के अन्याय काल के बाद
जनता ये नहीं चाहती थी कि इनको पूर्ण बहुमत मिले, इसीलिए इनकी पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट हुई है। और पूर्णिमा जी, अब देखिए आ जाते हैं सरकार चलाने के ऊपर। ये जो 2 बैसाखियों के ऊपर सरकार चल रही है, मेरे कुछ सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। फराज किदवई साहब, मैं ये कह रही हूँ आप सिलसिलेवार तरीके से चले और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि फैक्ट है, सिवाय आपने कुछ स्टेटमेंट्स कोट किए संविधान को लेकर, जिसमें एक ने संविधान संशोधन का जिक्र किया और किसी ने बदलने का जिक्र किया, जिसका जवाब जेटली साहब देंगे। लेकिन उसके अलावा जितनी भी बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो नैरेटिव है जो विपक्ष ने गढ़ा, जो विपक्ष ने बुना और जनता के सामने चुनावी माहौल के बीच में रखा। लेकिन सर कुल मिला कर आज का जनादेश ये कहता है कि सरकार एनडीए की बन रही है और आप लोगों की नंबर ऑफ सीट्स उतनी नहीं आई कि आप लोग सरकार बना सके। इससे बड़ा फैक्ट तो कोई है नहीं आज की तारीख में। अब इसके बाद आप वही राग अलापते रहिए जो चुनावों के दौरान अलाप रहे थे, उन्हीं बातों का जिक्र करते रहिए जो चुनावी रैली में कर रहे थे, तो व्हाट डिफरेंस इट वुड मेक? नथिंग, नील बटा सन्नाटा सर। अरे सर मैम कुछ सुनिएगा ना, पहले ये भी फैक्ट है कि प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना दिखा करके बोल रहे थे कि हम 400 सीटें लाएंगे, लेकिन कितनी सीटें आई? 240 सीटें। आप भी तो 285 कह रहे थे सर, आ गई क्या 285? पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री जी, साहब मेरा आपका एक काउंटर कंटिन्यूअस देखिए चलता रहेगा। जरा 2 मेहमान और हैं, उनके पास मुझे जाने दीजिए, फिर उसके बाद बाकी चर्चा करते रहेंगे बचे हुए समय में। गुलाब चंद दुबे जी आपके पास आते हुए, शिवसेना शिंदे गुट के हैं। गुलाब चंद दुबे साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है? फिर से सवाल इसीलिए पूछना मेरे लिए जरूरी है क्योंकि कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं, जैसे फराज किदवई के कुछ सोर्सेस थे, ऐसे ही हमारे कुछ सोर्सेज इधर उधर से निकल आते हैं। क्या संभावना है, क्या वापस से मिलन होने जा रहा है उद्धव गुट का, शिंदे गुट का? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और जाहिर है कि स्टेट की पॉलिटिक्स को आप लोग अपर हैंड देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी पूर्णिमा जी, राजनीति के पटल पे किसी संभावनाओं को कभी नकारा नहीं जा सकता निकट भविष्य में। रही बात वर्तमान समय में, यही कहा जा सकता है कि जो हमारा मिलन और जो हमने आज आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के द्वारा उस सदन में हमारे जो सदन के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज चुने गए, फिलहाल हम उनके साथ किसी से मेल जोल होने की राजनीतिक पटल पे संभावनाओं को नकारा नहीं सकता, वो बात की बात है। अभी मैं किदवई जी सुन रहा था, मैं ये कह रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 56 इंच छाती लेकर के ये तमाम ऐसी किंवदंतियां बात कर रहे थे। 56 इंच नहीं, 60 इंच। आप 2019 2024 तक आप जितनी संख्या नहीं ला सके उतनी संख्या आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का अकेले का है। आप कहां पे पा रहे हैं चीज के लिए? एनडीए को छोड़ने की आज के तारीख में किसी हैसियत की हम एनडीए का राजनीतिक पटल पे विश्व देख रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परसों यानी 9 तारीख को पुनः प्रधानमंत्री, इस एक यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने मेरे सामने एक प्रश्न रखा पूर्णिमा जी, क्या उद्धव ठाकरे जी या एकनाथ शिंदे साहब की मिलने की संभावनाएं बनती? हम उस पर न बोलते हुए इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर आज सदन में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो अपनी घोषणा दी है कि हम उनके साथ हैं और सदैव उनके साथ रहेंगे। जहां हमारे देश का विकास होगा, देश का सम्मान, मान, स्वाभिमान होगा, वहां आदरणीय एकनाथ शिंदे हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर के एनडीए के पीछे खड़े रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। बस इतना ही मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाला कल, आने वाला 29 तक यह हमारा एनडीए ऐसे फलता फुलता रहेगा। ये विपक्ष ऐसे इस तरह से लोग आवाज करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अब 2024 सूर्योदय की पहली किरण के साथ एक नया दिशा की तरफ यह देश जा रहा है। यही मैं आपके माध्यम से देश को कहना चाहूंगा। अगर आप लोग ऐसे ही कहते रहेंगे कि 5 साल से पहले ये अलायंस टूट जाएगा, नहीं चलेगी, कोलिशन की गवर्नमेंट चलाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है नरेंद्र मोदी को, कैसे चलाएंगे, फैसलों के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन साहब कह रहे हैं कि ये आवाज बंद हो जाएगी, गुमनाम हो जाएगी, क्योंकि इस आवाज का कोई औचित्य है नहीं। पूर्णिमा जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, ये जो चुनाव लड़े गए वो मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के नाम पर लड़े गए।
इतना होने के बाद भी जनता ने उन्हें 240 पर सीमित कर दिया। उन्होंने जो मोदी जी कह रहे थे कि उनको 370 पार सीट चाहिए, उन्हें सिर्फ 240 तक जनता ने सीमित कर दिया। इतना कि मोदी जी जहां वाराणसी में खुद खड़े थे, वहां 4 लाख 4.5 लाख वोटों से वो जीत के आते थे, वहां पर उनको सिर्फ 1.5 लाख की बढ़ोतरी मिली। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी को अयोध्या में हार स्वीकारनी पड़ी। कर तो ली सर, इतना स्वीकार जनता कर ने ली, सुनी। अभी मेरी स्वीकार बात कर ली। पूरी करने दीजिए, और ये फिर मैं कहा आपसे- महेश चव्हाण जी, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि उन बातों के इर्द गिर्द घूमने का कोई मतलब नहीं है ना जो हो नहीं, चुकी सुनिए, है। क्यों नहीं है? जैसे कि क्यों नहीं है? जैसे आप कि आपने देखिए, अयोध्या का जिक्र आप किया, देखिए, अयोध्या के लिए देखिए, इन्होंने कहा कि हम आत्ममंथन करेंगे। अयोध्या में हार एक कितनी पूर्णिमा बड़ी जी, हार है। सुनिए सर, पूर्णिमा मैं जी, आपके साथ हूँ, वी आर ऑन सेम पेज। मैं कहती हूँ कि ये पूर्णिमा सोचना जी, पड़ेगा इनको कि अयोध्या कैसे हार गए, ये सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें हो गई, ये सोचना पूर्णिमा पड़ेगा जी, कि मुझे क्यों हो मेरी गई। बात रखने उत्तर दीजिए। प्रदेश में अखिलेश पूर्णिमा यादव ने जी, नंबर ऑफ सीट्स बेटर जुटाई, इनको उनको शाबाशी देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। महाराष्ट्र पूर्णिमा में जी, जो पार्टी टूटी उसका नुकसान हर किसी को हुआ, ये आपको भी सोचना पड़ेगा। पूर्णिमा जी, आप एक पत्रकार है, आपको जनता सुन रही है, आप सिर्फ बीजेपी की साइड से रहोगी तो सर अच्छा मैं फैक्ट्स नहीं कोट कर रही हूँ। हमारी हाँ, वो तो फैक्ट्स हमें अगर आपके बात अगेंस्ट कंप्लीट है तो करने ये दीजिए मेरा ना। प्रॉब्लम नहीं है। आप पूर्णिमा जी हमें मैं बात तो फैक्ट्स कंप्लीट कोट कर करने रही दीजिए। हूँ, आप मैं बीच फैक्ट्स में कोट टोक कर रही दीजिए। हूँ। एक तो अगर मैं मेरे ये पास कहती हूँ महेश चव्हाण की अयोध्या में ये हार गए और इनको सोचना पड़ेगा कि ये क्यों पूर्णिमा हारे, जी, अगर ये पूर्णिमा बीजेपी जी, की लैंग्वेज है अरे तो फिर मैं आप आपका विपक्ष कुछ की नहीं बात कर तो सकती। सुनिए। मैं फिर विपक्ष की इसमें बात आपका तो कुछ नहीं जनता कर तक सकती पहुंचने सर। दीजिए। हाँ पूर्णिमा जी, विपक्ष की बात जनता तक पहुंचने दीजिए, इतनी मेरी आपको रिक्वेस्ट है। अभी सुनिए मैं क्या कहने चाह रहा हूं। बोलिए। जनता ने इनको 240 तक सीमित रखा। जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 4.5 लाख से 1.5 लाख मतों तक लाकर रख दिया। जनता ने इनको अयोध्या में हरा दिया। ये इतना होने के बाद आज अगर अहंकार कम होने से अहंकार अगर बढ़ रहा है मोदी जी का, तो उनको इस पर सोचना होगा। आप सुनिए, मेरी बात रखने दीजिए, जो बाद में कहना है आपको प्लीज कहिएगा। अभी आज देखिए, जनता ने उनको यहाँ लाने के बाद आज उनको पता चला कि आज हिंदुत्व प्रथम नहीं है, आज राष्ट्र प्रथम है। ये बात उनको कहनी पड़ रही है। उसके बाद जहां पर वो मोदी सरकार इतने सालों से कहते थे, आज उनको कहना पड़ रहा है कि एनडीए की सरकार है। आज कल की भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आज ये उनका वक्तव्य है प्रधानमंत्री जी का। जो इनके लोग बीजेपी के संविधान बदलने की भाषा करते थे, आज प्रधानमंत्री को यह करना पड़ा कि उधर संसद में जाके सबसे पहले संविधान को नमन करना पड़ा। पहली बार किया है क्या? सुनिए, ये पहली बार किया है क्या सर? अरे हमें तो ये पहली बार हुआ है क्या कि संविधान को छुआ हो, नमन किया हो? ये पहली बार थोड़ी। अरे महेश चव्हाण जी, ऐसा नहीं है ना कि आप बोलते रहेंगे 5 मिनट तक और कोई काउंटर नहीं करेगा सर, ऐसा थोड़ी हो सकता है। डिबेट्स में ऐसा होता है क्या, ये बताइए आप मुझे। ऐसा होता है क्या डिबेट में? ऐसा होता नहीं है ना सर। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज उनको ऐसा करना पड़ा, तो ये आज पहली बार थोड़ी किया है, ये तो पहले भी करते आए हैं वो। बताइए और तमाम मीडिया के साथियों पर ये लोग इल्जाम लगाते रहे हैं कि बीजेपी के साइड से लोग बोलते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये हम लोग कहते हैं, अरे भारत की जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करिए। आप लोग कहते थे कि विपक्ष कमजोर है, भारत की जनता ने विपक्ष को मजबूत कर दिया।